सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? कृष्णा, सुमित, हरेंद्र, पार्थ, सभी को नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? लक्ष्य, उत्कर्ष, प्रांजल, शिवम, विशाल, सभी को नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? एक बार कंफर्म कर दीजिए। जेई एडवांस का पेपर का दीदार किया भाई? पेपर 1 तो काफ़ी आसान ही मैं बोलूँगा, मतलब आसान नहीं बोलूँगा कुछ भी, मतलब पेपर 1 जो है मीडियोकर था। पेपर 2 में 70% क्वेश्चन जो है अपने मीडियोकर थे, 30% टफ थे। टफ इन द सेंस कैलकुलेशन फंसाया है पेपर 2 में, ठीक है। अब आप पेपर 2 की ही बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अभी ताज़ा पढ़ा है मुझसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। पेपर 2 आपने जो है पढ़ा है मुझसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, पढ़ा है ना, और पूरी मैकेनिक्स पढ़ ली है, पूरा थर्मो पढ़ लिया। हालांकि मैकेनिक्स से बहुत तो इन्होंने इस बार नहीं दिया है, ठीक है। रोटेशन का एक क्वेश्चन था, तो उसको करिएगा, रॉड के साथ स्ट्रिंग है, मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चंस कराया है, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करे कराए मिलेंगे। 4 क्वेश्चन बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो इस बार इन्होंने भर के दिया है। पेपर बैलेंसिंग हिसाब से देखा जाए तो पेपर बैलेंस नहीं था, ठीक है। आइए, अभी जो आपने ताजा पढ़ा है मैं उसी के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। जेई एडवांस पेपर 2 का जैसे ये आपके सामने है, मैं चाहूंगा कि इसको एक बार आप लोग अटेम्प्ट करिए, ठीक है। जेई एडवांस पेपर 2 का ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए। मल्टी करेक्ट है क्वेश्चन। ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां रखा हुआ है, और कहां पर रखा हुआ है? हैविंग ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इस डाइपोल मोमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई है। अबाउट इट सेंटर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल शेल। एक किसी स्फेरिकल सेल के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे एक डाइपोल रखा है। और बच्चों ये स्फेरिकल शेल है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेरिकल सेल। यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, ठीक है, वो दिया हुआ है। द डाइपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट ए स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है। वाइल स्टेइंग एट ए डिस्टेंस आर द डाइपोल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट सेंटर, ठीक है। जब ये आर डिस्टेंस पर है तो ये फ्री टू रोटेट हो सकता है अबाउट इट सेंटर, ठीक है। इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द डाइपोल विल अंडरगो ए स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। आप खुद बताइए कि क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया नहीं है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा है तो वो क्या करता है? सभी को पता है वो अपने स्टेबल पोजीशन पे कब होगा, कब अनस्टेबल पे होगा, किसी स्मॉल थीटा पे होगा। तो मॉडर्न फिजिक्स से बहुत कम क्वेश्चन थे भाई, 2 ही क्वेश्चन थे मॉडर्न फिजिक्स से शायद, ठीक है। तो आप यहां से बता सकते हैं पी साइन थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा, और पी साइन थीटा में पी नॉट आपको दिया है। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, क्या किसी बाहर के डिस्टेंस पे निकाल सकते हो बहुत आसानी से। दिस विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। मान लो ये क्यू है, देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो हवा क्रिएट किया जाता है बस, ठीक है। अगर आपने तमीज से पढ़ाई पढ़ी है तो इतने क्वेश्चन जेई एडवांस देता है कि आप आसानी से कर लें। पेपर 2 के ही क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है। आप इलेक्ट्रो पढ़े हो अभी तो मैं केवल इलेक्ट्रो ले रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब आप देखिए कि यहां से के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, बिल्कुल ये चीज तो आपकी गड़बड़ हो गई। द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल फॉर एनी फाइनाइट। एनी क्यों होगा? अगर आर जो है लेस देन आर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर आर जो है लेस देन आर होगा, अंदर आ जाए, डाइपोल जो है अगर शेल के अंदर आ जाए
तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा अपने पास, तो वहां पे नहीं बोल सकते, तो ये गलत हो जाएगा। एनी वैल्यू नहीं होगा, ऑलवेज कौन सी वैल्यू होगा, फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए, क्योंकि वहीं पे फील्ड मिलेगी, तो ये सही होगा। अब आपसे बोला है कि वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर बता दो, तो क्या आप ये ओमेगा स्क्वायर नहीं बता सकते हैं क्या? आप ये ओमेगा स्क्वायर नहीं बता सकते बच्चों? बताइए। ये आर नॉट है, तो इसकी जो फील्ड होगी यहां पर, और ई, और यहां पर होगा अपना पी। ई और पी के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, ये आर है, तो पहले क्यू निकाल लें। क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसका टॉर्क क्या लिखने वाले हैं। तो अब इससे ज्यादा आपको क्या इजी देगा, पीई, और ई की वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई जो है गिवन डेटा के टर्म्स में सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां पुट कर दीजिए, तो पी ई साइन थीटा, पी थीटा एक तरीके से होता है, और अल्फा हो जाएगा माइनस पीई अपॉन आई दिया हुआ था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई थीटा। आई दिया था, क्या दिया था, ठीक है, आई दिया हुआ है आपको, तो यहां से आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आई थिंक ये सभी बच्चों ने किया होगा, कमेंट करके बताइए कितने बच्चों ने कर लिया था। तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही पूछी है, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है। ये आंसर होगा। अब इसमें आपसे जो वैल्यू पूछी है, देखिए दो वैल्यू पूछी है, फॉर आर इक्वल टू 2r के लिए और फॉर आर इक्वल टू 10r के लिए। ठीक है, r इक्वल टू 2r के लिए और r इक्वल टू 10r के लिए। तो बच्चों यहां पे r इक्वल टू 10r आप पुट कर दो, तो आपको मिलेगा d पार्ट, 2r पे नहीं मिलेगा। r इक्वल टू 10r यहां पुट करेंगे तो आपको d पार्ट मिल जाएगा, d पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, और इलेक्ट्रो का क्वेश्चन बाकी आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। ये लीजिए इलेक्ट्रो का एक और क्वेश्चन। किसी ने केवल इलेक्ट्रो पढ़ा होगा ना, किसी ने केवल इलेक्ट्रो पढ़ा होगा तो कट ऑफ पार कर देगा। ठीक है, केवल इलेक्ट्रो के क्वेश्चन करके इलेक्ट्रो पार कर देगा, और इलेक्ट्रो के क्वेश्चन करने वाले आए थे। क्या ये नहीं कराया गया है क्लास में? मुझे ये बताओ कमेंट करके, आपको क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया गया है कि नहीं? एग्जैक्ट यही क्वेश्चन कराया गया है आपके स्लाइड में। स्लाइड में आप जाकर देखेंगे, यही क्वेश्चन आपको कराया गया है। θ1 θ2 लेकर मैंने कराया था। तो ये सभी लोगों को क्लियर है भाई? ये θ1 और θ2 लेकर मैंने आपको कराया हुआ है। फ्लक्स थ्रू द कर्व पार्ट पूछा है, तो सभी को बताया था कि फ्लक्स जो होगा थ्रू कर्व पार्ट, फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट आपसे पूछा गया था इसमें। तो फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट वो क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लक्स टोटल माइनस फ्लक्स थ्रू फ्लैट पार्ट। क्या आपको ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। इनटू 2, अरे कराए गए हैं कि नहीं? अरे बोलोगे, इसमें शर्मा क्यों रहे हो? कराए गए हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चन? इनफैक्ट यही क्वेश्चन कराया गया है, आप जाके अपने नोट्स में देखिएगा। कराए गए हैं ना भाई? हाँ, तो और लोगों को भी बताओ कि तुम्हारे गुरुजी को लोग जाने कम से कम, क्योंकि बाकी जो है, बाकी लोग यही चीज चिपका रहे हैं कि
ये मेरे नोट से आया, मेरे नोट से आया, मैं तो ये सब कर नहीं सकता, मेरे कम से कम स्टूडेंट कुछ कर दें। तो यहां पे फाई और ये 2 टाइम्स, और सॉलिड एंगल से आप इसको निकाल सकते हो, है ना, सॉलिड एंगल से बच्चों इसको निकाल सकते हो। पहले फाई टोटल लिख लो, पूरे सिलेंडर को गॉसियन सरफेस मान लो, पूरा सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस में 2 चीजें हैं, कर्व पार्ट है और प्लस फ्लैट पार्ट है, इससे क्लोज गॉसियन सरफेस बनता है। तो यहां से अपने पास ये तो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स थ्रू इस सॉलिड एंगल बनेगा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। मजा आ रहा है बच्चों? ठीक है, हवा मत बनाओ, बस पढ़ाई करो, सब कर लोगे। 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, जो तमीज से पढ़ेगा उसके लिए सब सही है। कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा फाई कर्व पार्ट। अब 2 एंगल है, ठीक है, फाई बोला है, थीटा 30 डिग्री पे बोला है, कितना होगा फाई, तो थीटा 30 डिग्री पे होगा √3Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। थीटा 60 डिग्री पे बोला है, मान लो वो फाई डैश है, तो वो कितना हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप बता सकते हो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को कितना, √3 फाई बाई √3, तो फाई डैश हो जाएगा फाई बाई √3, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। क्या चाहिए आपको? जेई मेंस है भाई ये तो, ठीक है, जेई मेंस है ये, जेई एडवांस का है, सब मक्कार हो गए हैं। नहीं तो जेई एडवांस के पेपर को करने में दिल बाग हो जाता था, ठीक है। अब इस साल उन्होंने वो फीलिंग नहीं दिखाई, इस साल जो है इन्होंने फीलिंग कुछ क्वेश्चन में दिखाई है, मैं ये नहीं कहूंगा। जैसे ये क्वेश्चन लो, इस क्वेश्चन में बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एज इट इज है, इसके हर एक कॉन्सेप्ट्स कराए गए हैं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस, इनफाइनाइट लाइन चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस लिखाना सिखाया गया है कि नहीं? अरे सिखाया है कि नहीं इनफाइनाइट लाइन चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस? और इस पे कई क्वेश्चंस कराए हैं कि यहां से RI है, RI से आप RF जा रहे हो, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हो? तो VRF माइनस VRI इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताया था कि माइनस नहीं लेंगे, तो यहां लिखेंगे ln RF अपॉन RI, ln RF अपॉन RI। बताओ भाई, यही बताया था, मतलब यहां पे हायर माइनस लोअर लिखेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लिखेंगे, मतलब हायर पोटेंशियल यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये है हायर और ये होगा लोअर, तो यहां आ जाएगा माइनस नहीं लिखेंगे, एडजस्ट होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln RF अपॉन RI। कराया गया था। अब आइए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज ने पेनिट्रेशन किया है एक स्फेरिकल शेल को, और ये जो ये स्फेरिकल शेल है इनफाइनाइट लॉन्ग थिन हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इज पासिंग थ्रू ए स्फेरिकल शेल, ध्यान से पढ़िए, ऑफ रेडियस 1, ए 10 न्यूटन कूलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 10 न्यूटन कूलम का है प्लस Q का। इस पे जो लैम्डा है इसका वो 5 न्यूटन कूलम है, ठीक है, सॉरी नैनो कूलम है, और यहां पे भी ये 5 नैनो कूलम है, ये है 10 नैनो कूलम, ये अपने पास दिया हुआ है 10 नैनो कूलम, ठीक है, ये दिया हुआ है 10 नैनो कूलम और लैम्डा दिया है 5 नैनो कूलम, ठीक है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फेरिकल शेल इफ द कन्फिगरेशन ऑफ द चार्जेस रिमेन स्टैटिक। ये कहते हैं कि जो चार्ज जैसा दिया हुआ है उसको ऐसे ही मान लो, जो चार्ज जैसा दिया है उसको ऐसे ही मान लो, इसमें कुछ और हेरफेर नहीं हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R, तो P और R के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विच इज ए स्केलर क्वांटिटी, सुपरपोजिशन लगा सकते हो, सुपरपोजिशन लगा सकते हो। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि P और R, तो P और R के लिए क्या बोल सकते हो? पहले लाइन चार्ज के लिए निकाल लो,
तो P और R के लिए जो लाइन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R, तो जब आप लाइन चार्ज को देखोगे बच्चों, तो लाइन चार्ज के लिए आप सीधे सीधे बोल सकते हो फॉर लाइन चार्ज आपका क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे लाइन चार्ज के लिए फॉर्मूला यूज करिए। तो फॉर लाइन चार्ज Vp हाइयर होगा माइनस VR लोअर होगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा की वैल्यू पुट करिए 5 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 9 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2 अपॉन 1/2। तो यहां से आपको मिलेगा, इसको मैं 10 बना दे रहा हूं और इसको 1/4 पाई ले रहा हूं क्योंकि बाद में उसकी वैल्यू रख देंगे, इंटू ln 2 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहां पे आप इसको 1/4 पाई को 9 इंटू 10 की पावर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको आप 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा बच्चों इसके वजह से। अब इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से इनसाइड जो होगा वही होगा जो सरफेस पे होगा। तो फॉर स्फेयर के लिए Vp इज इक्वल टू V सरफेस, कितना होगा वो KQ बाई R। R कितना दिया हुआ है 1 मीटर का, R आपको 1 मीटर दिया है, ठीक है। और तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, Vp माइनस Vs फॉर स्फेयर के लिए क्या आएगा, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा Q बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/2। और Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू आपको दे रखी थी 10, तो यहां हो जाएगा 5/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, है ना, ऐड कर दो यहां पे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपना कैंसिल होगा और आंसर बोल दो इसका, जल्दी से इसका आंसर कैलकुलेट करके बता दो कि 5/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्फेयर के वजह से। जो स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही P पर होगा, तो सरफेस पे होगा KQ बाई R। R आपको दिया हुआ था 1, और जो इसके यहां पर होगा वो होगा KQ बाई 2, KQ बाई 2। ये क्लियर है सभी को, तो KQ बाई 2, तो यहां से आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/2। तो 5/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दोगे, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दोगे 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 वो लिख दो और इसे सॉल्व, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। ये अपना फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड। तो V नेट जो आएगा वो अपने पास इन्हीं में से आएगा, इसको आपने 10 लिख दिया था, तो ये अपने पास आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -9 ln 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ये हो जाएगा 5/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर -9। इसी को सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए क्या आ रहा है। ये तो 1/9 हो जाएगा, तो 180, ये हो जाएगा 9, तो ये 180 ln 2, और ये कितना आ रहा है बच्चों +45 ln 2 देख लीजिए 0.693। एक बार बताना जरा कंफर्म करके कितना आ रहा है, एक बार बताना सभी बच्चे कितना आ रहा है। तनिष्क, राहुल, ठीक है 171 आ रहा है, ओके। तो मैं वही कह रहा हूं कि क्वेश्चन में दोनों चीजें आपको पता है, सारे कॉन्सेप्ट पता है, बस तमीज से आपको रट लेना, मतलब उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं, जैसे काफी बच्चों ने किया है 0.7 लेना है, अच्छा हाँ तो 0.7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, मतलब कर लो, यहां से आ जाएगा। एलन बोला है 0.7 लेने के लिए, हाँ ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो आप खुद बताओ कि आप ये पेपर 2 जो कि सबसे टफ बोला जा रहा था, पेपर 1 आप देखेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। पेपर 1 में भी खूब करने के स्कोप है। ठीक है, वेटेज में क्या बोलूंगा, वेटेज दोनों है। ठीक है, ज्यादातर तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही इन्होंने काफी दिया है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ज्यादा दिया है। तो ये आपके 3 सवाल थे, बाकी सब तो YDSC हैं, बाकी सब कुछ है, तो वो आप करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एक बार ऑफिशियली खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, मैं इलेक्ट्रो का बस बता दिया, अभी मैग्नेटिज्म बता नहीं सकता। पेपर 2 में इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही ज्यादा पूछा है। सब मैग्नेटिज्म के सवाल हैं, और तो कोई सवाल दिख नहीं रहा है पेपर। ठीक है, बाकी पेपर 1 आप करेंगे तो आपको, हाँ एक क्वेश्चन पेपर 1 का भी था, पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन आया था, वो बता देता हूं। पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था कि एक स्फेयर है, यहां पे एक चार्ज चिपकाया है, फिक्स कर दिया है, और दूसरा चार्ज, ये 4 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रो के, दूसरा चार्ज मतलब कहीं भी रख सकते हो, और दूसरे चार्ज को, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q और मास m है, ये भी Q है, मास m है। ठीक है, आपने इसको फिक्स कर रखा है, इसको फिक्स कर रखा है। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि आप एक को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, एक को आप जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो, तो आपको बताना है कि इसका ओमेगा क्या होगा। आई थिंक यही पूछा था, हाँ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, है ना। इफ एनी वन ऑफ देम इज स्लाइटली डिस्प्लेस, देन फाइंड ओमेगा स्क्वायर। मतलब जो SHM करेगा तो इसका ओमेगा बताना है, तो पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि SHM करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप किसी एक को डिस्प्लेस करो, ये इसका मीन पोजीशन होगा, सभी को दिख रहा है क्योंकि Fe इधर लगेगा। अच्छा, G इसका जो है परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजेंटल प्लेन में रखा है, ये भी दिया हुआ था, ये क्लियर कट दिया हुआ था कि ये हॉरिजेंटल प्लेन में रखें, है ना, ये हॉरिजेंटल प्लेन में रखें, क्लियर कट दिया हुआ था, है ना। तो अब आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे हो। ठीक है, आप सोचो आपकी, आपका ये समय होता, इतनी तमीज से आपको इलेक्ट्रो पढ़ाया है, इतना ज्यादा लेक्चर लेके, इसीलिए पढ़ाया गया था, क्योंकि फिर आप दिए होते तो क्या होता है कि नहीं। इलेक्ट्रो इस बार वालों का जो पढ़ के गए हैं उनको तो मजा आया होगा। तो बच्चों, इसको अगर आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे, यहां कर दोगे, ये इसका मीन पोजीशन होगा, यहां से आप इसको डिस्प्लेस करोगे, ये इसका मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ये समझ रहे हैं आप। ये एंगुलर SHM का केस बनेगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो बताया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। ठीक है, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि यहां पर थोड़ा सा और भी चीज समझना है कि कोई बच्चा बोलेगा कि हम इस पॉइंट के अबाउट SHM देखेंगे तो उसको दिक्कत होगी, फिर वो जो है नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा यहां से पास होगा। ये छोटी छोटी बात ही जो है मैटर कर जाती है, ये चीज यहां लोग गड़बड़ा सकते हैं। यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो डिस्प्लेस करेंगे आप वो सेंटर से करिए। सेंटर से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये रेडियस r है, दिया हुआ था, ये भी रेडियस r है, तो बच्चों ये θ/2 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये भी θ/2 होगा। तो आपका जो Fe है, Fe का कंपोनेंट आएगा, आपको नॉर्मल रिएक्शन का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर से पास होगा। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हमेशा सेंटर से पास होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो है सेंटर से पास होगा। मेरा ये कहना है आपसे कि अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम इसके अबाउट SHM देखेंगे, तो इसके अबाउट अगर वो SHM देखेगा तो कैसे देखेगा? वो
Fe कभी भी रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं देगा इसके अबाउट, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा यहां से पास होगा। तो इसको टॉर्क देगा कौन? तो इसको टॉर्क कौन देगा भाई? n का कंपोनेंट लोगे और n के लिए लिखोगे, है ना, और यहां n इक्वल टू Fe बैलेंस करोगे। तो कोई बच्चा अगर यहां के अबाउट SHM करता है तो n का टॉर्क लेना पड़ेगा, कोई अगर सेंटर के अबाउट करता है तो Fe का लेना पड़ेगा। सेंटर के अबाउट ज्यादा इजी है, तो मैं सेंटर के अबाउट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके अबाउट आप इसका एंगल जज कर सकते हो। आप लोग पेन कॉपी उठा के करिए, साथ में करिए। देखिए, जब भी फिजिक्स में आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे ऐसे बैठ के, आपको लगेगा वाह वाह ये तो बहुत आसान है। आपको सोचिए कि उसी टाइम कंस्ट्रेंट में, उसी समय में सारी चीजें करनी है। हालांकि कोई भी बच्चा यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, करे कराए क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि जेईई एडवांस में इतना आसान नहीं होता कि सब एग्जैक्ट करे कराए चीजें आए, लेकिन आए हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये थीटा है, तो ये थीटा बाई 2 है, तो यहां पे Fe cos थीटा बाई 2, और इधर जो रीस्टोरिंग फोर्स मिल रहा है इसको, ये है Fe cos थीटा बाई 2, जो सेंटर से पास होगा। ये तो टॉर्क देगा नहीं। जो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है Fe sin थीटा बाई 2, दैट ओनली गिव यू द टॉर्क, और ये हम C के अबाउट निकाल रहे हैं। तो आप टॉर्क क्या लिख सकते हैं बच्चों? टाउ क्या लिखेंगे? टाउ रीस्टोरिंग क्या लिखेंगे? टाउ रीस्टोरिंग जो होगा वो होगा Fe साइन थीटा बाई 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका यहां से r होगा, ठीक है, और ये माइनस होगा, रीस्टोरिंग होता है। Fe लिखना है, अब आपको Fe लिखना है तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, ये भी Q ही है, तो Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस स्मॉल r लेते हैं। ये स्मॉल r आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर बनाओ, इस ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर बनाओ तो ये बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, आइसोसेल ट्रायंगल है। ये r है, थीटा है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी r cos थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा r cos थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 2r cos थीटा बाई 2। ये अपने पास कितना हो जाएगा? 2r cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना Fe आ जाएगा। तो Fe कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन, यहां पे 4 4 16, तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसको यहां पुट कर दो, तो टाउ रीस्टोरिंग क्या आएगा? टाउ रीस्टोरिंग अपने पास आ जाएगा Fe Q स्क्वायर अपॉन, एक r से ये r कैंसिल हो गया, तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैं टैन थीटा बाई 2 लिख सकता हूं, अपॉन में यहां पे कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। बताइएगा, यहां तक क्लियर है सभी को? तो अब यहां से बच्चों आप बोल सकते हो कि थीटा वेरी स्मॉल है, तो tan थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। cos थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो यहां से आपको मिलेगा टाउ रीस्टोरिंग Q स्क्वायर, आप माइनस लेके चल सकते हैं पूरा, Q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू थीटा बाई 2, that is Q स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, थीटा। अब I क्या होगा? अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास अगर m है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो होगा इसका होगा mr स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां पे पुट कर सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब हो जाएगा, है ना, थीटा, मतलब अल्फा इक्वल टू
टाउ आर अपॉन एम आर स्क्वायर, ये किया गया है। तो यहां से आप ओमेगा स्क्वायर बता सकते हो, शायद ओमेगा मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, ओमेगा स्क्वायर ही पूछा था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ सिंगल करेक्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर पूछा था कि ओमेगा पूछा था। 11th से भी क्वेश्चन जो आए हैं देखो, वेव्स, हाँ 11th की बात कर रहे हो तो शायद मैं तुम्हें दिखाऊं, वेव का एक कराया क्वेश्चन आपका क्लास में जो कराया गया था, एससी वर्मा का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल, वो आया है, वो शायद पेपर 1 में है, पेपर 1 में है, पेपर 1 में है वेव का, आप देख लीजिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल कराया गया है। सॉल्व एग्जाम्पल मैंने वेव का कराया था कि एक तरफ एल्यूमिनियम वायर है और एक तरफ अपने पास आयरन वायर है, दोनों फिक्स हैं, तो जंक्शन नोड होगा तो कितने लूप में दोनों वायर्स ऑसिलेट कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। यही क्वेश्चन में एक म्यू है, एक में 4 म्यू है, एज इट इज क्वेश्चन कराया गया है क्लास में, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी नोट्स में, वेव के नोट्स में देखिएगा और वो क्वेश्चन देखिएगा। पेपर 1 में क्वेश्चन 6, डॉपलर का एक क्वेश्चन आया है, एक डॉपलर का क्वेश्चन आया है, कितना आसान क्वेश्चन आया है डॉपलर का। आप डॉपलर का क्वेश्चन करके करिएगा, जरूर जाकर देखिएगा। डॉपलर जो आप लोग को पढ़ाया गया है, इतना ज्यादा केसेस, सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक बार ऑब्जर्वर सेम जा रहे हैं, एक बार अलग जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस आए हैं, फ्लूइड के क्वेश्चंस आए हैं, फ्लूइड में एक्सेस बबल वाला एक्सेस प्रेशर का एक सवाल आया है, एक्सेस प्रेशर का सवाल आया है आपके पास। भाई मैं कैसे बता सकता हूं कि आप एकदम अच्छे से रिवाइज करेंगे तो कितने करेंगे? ये सब फालतू वाले क्वेश्चन क्यों पूछते हो यार, ये सब बकवास करना आपको है, मैं कैसे बता सकता हूं कि आप क्या करोगे, कितना करोगे? बार बार यही कमेंट किए जा रहे हैं, ये भाई साहब कौन रिसर्व है। मैंने तो सब पढ़ा दिया है, सब पढ़ाया हुआ आया है, आप जाके चेक करिए, अपने 11th के नोट्स चेक करिएगा। ठीक है, अपने 11th के नोट्स चेक करिएगा। और एक सोचो कितना घटिया सवाल आया था थर्मो का। मैं पेपर 1, एक मिनट रुको, इंपोर्ट ही कर लेता हूं, एक मिनट रुको, शायद पेपर 1 इंपोर्ट करता हूं, आपको दिखा दूं एटलीस्ट कि कम से कम आप ट्राई करोगे। कल मेरा सेशन है, आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। ये तो मैग्नेटिज्म है, ये आप नहीं कर पाओगे अभी। हाँ ये क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन था आपका। तो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या पूछा था, स्क्वायर ही पूछा था, स्क्वायर ही पूछा था। तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है ना, हाँ मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, जैसे एसएचएम का एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब एसएचएम का ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, एसएचएम का ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपसे देखिए जो पूछा है उसमें शिफ्टेड मीन पोजीशन है। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स अलोंग x डायरेक्शन सब्जेक्ट टू द फोर्स F इक्वल टू दिस विद द वैल्यू x। अब जो आपको रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, बट यहां +10 है, मतलब तुम्हारा जो मीन पोजीशन है वो शिफ्ट हो चुका है। भाई सभी के नोट से आया है, इसमें क्या दिक्कत है? जितने भी जेन्युइन लोग पढ़ाते हैं वो सब लोग ये क्वेश्चंस कराते हैं, बिल्कुल बोलेंगे। केवल मैं इकलौता इस धरती पे थोड़े पैदा हुआ हूं, जितने भी अच्छे टीचर है सभी वो वेरिएशंस कराते हैं, तो सभी के नोट से आया है, इसमें क्या दिक्कत है? जितने भी अच्छे टीचर हैं वो सभी वो वेरिएशंस कराते हैं। वो बताओ सॉलिड एंगल कौन नहीं पढ़ाता? IIT एडवांस का जो टीचर होगा वो सॉलिड एंगल कैसे नहीं पढ़ाएगा? सॉलिड एंगल पढ़ाएगा उसमें। हाँ
अब लकली जो है एज इट इज क्वेश्चन वो पूरा का पूरा मैंने करा दिया है, तो वो आ गया है, सभी कराते हैं, कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्राई करो तो तुम लोग, F इज इक्वल टू, मैं अभी आपसे वही क्वेश्चन दे रहा हूं जैसे कि आप अभी, मतलब मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप अभी टच में नहीं हो 11th, लेकिन आप अभी ट्राई मारो, देखो होगा आपसे। ठीक है, 20x + 10 है, तो आप यहीं से देखो कि एक्सेलरेशन क्या आएगा। एक्सेलरेशन अगर आपको दिया हुआ है, पढ़ लो। ठीक है, ये फोर्स दिया हुआ है, मास 10 kg है, आपको बोला है t = 0, इट इज एट रेस्ट एट पोजीशन। आसान नहीं है, क्या कहां गलती होगी वो बताता हूं। इट इज एट रेस्ट एट पोजीशन x = 1, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t = π/4। तो सभी को पता है कि पोजीशन और मोमेंटम बोला है, मतलब हमें वेलोसिटी और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप वो चीज आप कर सकते हो कि हमें SHM किया हुआ है, तो भाई मेरे पास कोई नोट्स वोट्स नहीं है भाई 11th के, बच्चों के पास होंगे और यहाँ के ऐप में VOD में होंगे। ठीक है, आपको VOD में 12th के मिल रहे होंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा मुझसे तो कहां से मिलेगा। A = -4, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4x + 10। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि मीन पोजीशन जो होता है, एट मीन पोजीशन है ना, एट मीन पोजीशन पे आप बोलते हो ना, मीन पोजीशन ढूंढ सकते हो। मीन पोजीशन उसे कहते हो जहां पे फोर्स 0 होता है या एक्सेलरेशन 0 होता है, F 0 हो या फिर A 0 हो। तो यहां पे जब करोगे बच्चों तो आपको मीन पोजीशन पे क्या मिल रहा है, देखो 10/4 मतलब 5/2, दैट इज, एक मिनट, ये 2 नहीं होगा, ये क्या होगा, 2 होगा ना, 5 था, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा 10/2, 2/4 दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये शिफ्टेड मीन पोजीशन है, ओरिजिन इज नॉट द मीन पोजीशन, है ना, शिफ्टेड मीन पोजीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, अब यहां से समझो, ये तो पोजीशन है, ये ओरिजिन है, बट पार्टिकल का जो मीन पोजीशन है, पार्टिकल का मीन पोजीशन यहां पर है, पार्टिकल का मीन पोजीशन यहां पर है, पार्टिकल का मीन पोजीशन यहां पर है। तो ये पार्टिकल का मीन पोजीशन है, ये बात समझ पा रहे हो, ये पार्टिकल का अपना क्या है, मीन पोजीशन है। ठीक है, जब पार्टिकल का ये मीन पोजीशन है, मतलब वो है x = कहां पर, 0.5 मीटर। तो यहां से मोशन, और जब आप इक्वेशन लिखते हो तो आप ये लिखते हो x = a sin ωt + phi, उसमें जो ये x होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, मतलब यहां से पार्टिकल कुछ ऐसा SHM करेगा, तो यहां पर ये जो x लिखोगे वो फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, ये ध्यान रहे, x फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जबकि ये x कहां से है, ओरिजिन से। यहीं पे बच्चे जो है गलत कर दिए होंगे बहुत लोग, तो मैं इसको x' लिखूंगा, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ, ये बात सबको समझ में आ रही है कि यहां पर x और x' में अंतर है। जब आप SHM की इक्वेशन लिखोगे तो x' होगा, x तो जनरल है। ठीक है, तो अब आप क्या बोल रहे हो, x = 1 मीटर पे रेस्ट पर है, तो आपको यहीं से तुरंत चमक रहा होगा कि x = 1 मीटर पे, मतलब यहां से, x का मतलब ओरिजिन से, ये 1 मीटर पे रेस्ट पर है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो इसके मीन पोजीशन से कितना होगा, ये 1/2 है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा। तो शायद यहीं से समझ रहे होंगे आप कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो अपना 1/2 मीटर पर है। तो एक्सट्रीम पोजीशन अपना 1/2 मीटर पे है। अच्छा, यहां से ओमेगा तो तुरंत कंपेयर कर ले रहे हो, ओमेगा क्या होगा, यहां से ओमेगा बता सकते हो, A = -ω²x। ठीक है, तो यहां से अब आप बता सकते हो यहां x' होगा, तो आप यहां से बता सकते हो कि ω² क्या होगा,
यहां से आप बता सकते हो ना कि ओमेगा स्क्वायर क्या होगा। पोजीशन है ना, ये ध्यान रखिएगा, पोजीशन x इक्वल टू 1 मीटर। तो x जो अपने पास आ रहा है वो शिफ्टेड मीन पोजीशन है, तो इसको आप हाँ a 0.5 होगा। पहले ओमेगा आप निकाल लीजिए, ओमेगा पहले निकाल लीजिए। तो इसको आप शिफ्टेड मीन पोजीशन से लिखो ना, आप इसको इसको x डैश बनाओ। कैसे बनाओगे? अगर आप यहां पे ये कुछ जनरल x है और आप बोल रहे हो कि मुझे SHM की इक्वेशन लिखनी है, तो मीन पोजीशन से ये मान लो x डैश गया, तो x डैश को हम क्या लिख सकते हैं? या मीन पोजीशन से ओरिजिन को शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, तो x के जगह पे हम लिख दें क्या, x डैश जो होगा एक तरीके से वो आप लिख सकते हैं x माइनस 1/2, है ना। तो x माइनस 1/2, तो x के जगह पे आप लिख सकते हैं x डैश प्लस 1/2। तो आप इसको अगर SHM बनाना चाहोगे तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होना चाहिए। तो -4 x के जगह पे आप लिख सकते हो x डैश प्लस 1/2। हालांकि उसके फर्क नहीं पड़ रहा है, देखो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ओमेगा में। x डैश प्लस 1/2 कर दिया तो -4x डैश, और यहां पे आ जाएगा। अब आपके पास देखिए यहां पे आ गया, ये आ गया SHM की इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ SHM होगा। तो ओमेगा आप कंपेयर कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर जो है अपने पास आ रहा है 4, तो ओमेगा आ जाएगा 2, ओमेगा अपने पास 2 आएगा, ठीक है। ओमेगा अपने पास 2 आ जाएगा। अब ओमेगा अपने पास 2 आ चुका है, तो वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा, याद है सभी को, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड तो सबने देख लिया कि ये जो है इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, डायरेक्ट आपने देख लिया। एम्पलीट्यूड होगा हाफ, दैट इज 0.5, सॉरी 0.2, उल्टा कर दिया, हाफ है ना, एम्पलीट्यूड हाफ होगा मतलब 0.5 होगा मीटर, सब मीटर में ही है। अब वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, ठीक है। तो वी मैक्स भी निकालना है, ऐसा है ना, मोमेंटम चाहिए तुम्हें, मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल टू t/4। तो पहले तो एम्पलीट्यूड आ गया, तो अब एक काम करो, इक्वेशन लिखो। इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू x डैश इज इक्वल टू a, है ना, साइन ओमेगा t, ऐसे लिख सकते हो, x डैश इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, अगर आप मीन पोजीशन से देख रहे हैं। और अगर आप x से देखेंगे, अगर आप x से देखेंगे तो आपको फाई भी लिखना पड़ेगा, जनरल में आप फाई लिखते हैं, ठीक है। और t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0, है ना, x डैश कितना है, x अपना 1/2 है, x अपना 1 है, देखो x अपना 1 है, x अगर अपना 1 है तो x डैश कितना होगा, ये x पूरा 1 है, तो ये x डैश अपना 1/2 है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है, x डैश अपना 1/2 है, मतलब a है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे, तो साइन फाई हो जाएगा, साइन फाई 1 मतलब पाई। तो x डैश एक तरीके से कॉस से लिख लीजिए, सबको पता भी होता है कि a कॉस ओमेगा t, ये चलेगा, a कॉस ओमेगा t, ठीक है। तो v क्या आएगा, v आ जाएगा अपना a ओमेगा साइन ओमेगा t। तो अब यहां से निकाल लीजिए t इक्वल टू π/4 पे क्या आ रहा है, ठीक है। π/4 करेंगे तो ये π/2, तो यहां पे तो a ओमेगा मैक्सिमम ही होगा, v मैक्स ही आ रहा है, तो v मैक्स ही आएगा एट t इक्वल टू π/4, v मैक्स आएगा, वो हो जाएगा a ओमेगा, दैट इज हाफ इंटू 2, तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड,
मोमेंटम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो इसका डी आना चाहिए। एक बार आप लोग चेक करके बताओ, मुझे कंफर्म करो, इसका आंसर डी आना चाहिए। टी निकाल लें, टी निकालने से, हाँ आप टी निकाल लोगे तो वहां से भी T/4 से भी कर सकते हो। सी आएगा क्या, 0.5 मीटर। क्या पूछा है, पोजीशन, पोजीशन तो अच्छा पोजीशन एंड मोमेंटम, अच्छा नहीं पोजीशन और मोमेंटम पूछा है, हाँ ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम पूछा है। तो v हमारे पास ये था, तो mv करेंगे, p हो जाएगा -m इंटू वी, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। c आएगा, पोजीशन पूछा है ना, पोजीशन पूछा है, तो पोजीशन तो हम लोगों ने निकाल दिया है, पोजीशन 1/2 मीटर था तो बहुत पहले ही निकाल लिया था पोजीशन। तो मेरा ये कहना है कि क्वेश्चंस जो भी आपके पास हैं वो आप थोड़ा सा ट्विस्टिंग का स्कोप हमेशा रहता है। ये मैं कह रहा था, देखो ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन आपको क्लास में कराया गया, याद करिए भाई। 1 मीटर पे रहेगा, ओरिजिन से 1 मीटर पे रहेगा। आप इतने देर में सो रहे थे, ओरिजिन से 1 मीटर पे रहेगा। मैं मीन पोजीशन से बात कर रहा हूं, मीन पोजीशन से वो अपने 1/2 मीटर पे होगा जो उसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। 2 यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू एंड लेंथ L and 2L respectively are joined at point O and tied to fixed end P and Q as shown in the figure. The strings are under a uniform tension T. आप याद करो, ये क्वेश्चन आपको क्लास में कराया मैंने। SC वर्मा का एक सवाल था जो एल्यूमिनियम वायर और उसमें डेटा दिया हुआ था और यहाँ पे Fe था, यहाँ AL था, और ये नोड हो तो ये कितने लूप में मूव करेगा, N1 N2 मान के हम लोगों ने किया था। अगर आपने नोट्स जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा। भाई वेलोसिटी नेगेटिव क्यों ली है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। इतना इक्वेशन लिख के सिखा दिया, उसके बाद भी नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं ये x ये आया है, इसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो -a ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा 2 है और यहाँ पे π/4 है, तो π/2 ये 1, तो v नेगेटिव आने का मतलब है कि पार्टिकल जो है इस तरफ होगा वेलोसिटी उसका जब वो आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। पेपर में तो चाहता नहीं था, करंट का जो होमवर्क कर लिया तुम लोगों ने, करंट के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं क्या, स्लाइड के जो 2-3 सवाल PYQ बच गए थे, स्लाइड के जो PYQ बच गए थे, क्या आपने कर लिया या करना है? ठीक है, इसको आप कर लेंगे क्योंकि पेपर तो डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैं थोड़ा आपको बस फील दिलाना चाह रहा था कि भाई जो चीज पढ़ रहे हो वही है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आपको अगर ये सेशन अटेंड करना है तो कल मैं पूरा पेपर जो है लाइव डिस्कस करूंगा इवनिंग में, आपको ऐप पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये आप पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा सही होगा, आपको सॉल्यूशन देखने में मजा आएगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप खुद से अटेम्प्ट करिए। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या, ये छूटा हुआ था। 2 आइडेंटिकल बैटरी ऑफ EMF V1 एंड V2 एंड 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 are connected as shown in the figure. The current in resistance R2 will be 0 if. तो करंट आपको बताना है R2 में 0 कब होगा। करना है डिस्कस। करंट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं आया था भाई, मुझे तो नहीं दिखा करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन। जो भी आया था वो आया था आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रो से आया था, मैग्नेटिज्म से आया था, इंडक्शन से आया था। ठीक है, डिस्कस करना है। चलिए,
तो इसमें आप बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो केवीएल यूज कर सकते हैं। केवीएल में आप ये बोल सकते हैं कि यहां पे करंट मान लो इस लूप में I1 घूम रहा है, इस लूप में I2 घूम रहा है, ऐसे मान सकते हैं और दो इक्वेशन बना के कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि द करंट इन रेजिस्टेंस R2 विल बी जीरो। तो पहले करंट इन रेजिस्टेंस R2 जीरो हो उसकी कंडीशन क्या होगी? सबको पता है कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए अपना, वो अपना जीरो होना चाहिए। तो एक तो आप केवीएल से कर सकते हैं या फिर आप इसमें नोडल का भी सहारा ले सकते हैं। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया जल्दी बताइए, देखें कितने ने कर लिया ये। कर लिया? एक सेकेंड थोड़ा पानी पी लूं। हाँ चलिए, तो बच्चों इसमें आप दो रास्ते हैं कि आप इसमें अगर इनको बोलते हो करंट इन रेजिस्टेंस R2 विल बी जीरो। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि यहां जो बच्चा बोल रहा है कि सर R2 में करंट जीरो होगा, उसके लिए ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, वो गलत है। गलत इसलिए क्योंकि ऐसा तब होगा, आप देख रहे हैं कि जब यहां से आप घूमेंगे यहां पर आएंगे, ठीक है। आप मान लीजिए इसको जीरो पोटेंशियल, 0 वोल्ट मानिए, इसको x मान लीजिए, ठीक है। अब x है तो ये माइनस से प्लस गए तो ये कितना होगा बच्चों, x प्लस V1। मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा रहा हूं, इसको 0 बोला, इसको x बोला, माइनस से प्लस गए तो x प्लस V1 बोला, ठीक है। तो ये भी x प्लस V1 ही होगा क्योंकि यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये 0 है तो यहां होगा ये प्लस V2 और यहां पर क्या होगा, ये x ही होगा, ठीक है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि नोडल आपने बना लिया, अब इस नोडल में आप करते क्या हो, आप यही मैंने सिखाया है कि यहां से मान लो कि सब जगह पे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, उसकी इक्वेशन लिख लो, है ना। केवीएल से भी कर सकते हैं, ठीक है, केवीएल से भी कर सकते हैं। मैं आपको ये मेथड बता देता हूं नोडल वाला, ठीक है। अब आप यहां पे नोडल करो और इसकी इक्वेशन बनाओ, नोडल करके आप इसकी इक्वेशन बना लो, देखो क्या आ रहा है। नोडल इसकी कर लो जिन्होंने केवीएल से किया है, ठीक है। अब आप नोडल पे केसीएल लिख लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको 0 करो, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको 0 करो। क्या आ रहा है, अरे बताओगे यार क्या आ रहा है? तुम लोग कैलकुलेशन क्लास में करते नहीं हो, देखो कैलकुलेशन भी इस बार बहुत किया गया है,
आगे जब आप पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा। अभी तक किसी ने नहीं निकाला x, चलिए मैं ही निकालूंगा फिर, जब यही बात है तो। लेकिन करना चाहिए आपको। मैं कह रहा हूं कि यहां से आप KCL लिख सकते हो, KCL एट x पे KCL लिखिए, तो यहां से जो करंट गया, तो यहां से करंट कितना गया बच्चों, यहां से करंट गया, ये वाला तो लिख सकते हो, क्या बताया, x माइनस x प्लस V1 अपॉन, अच्छा यहां कोई भी हमें मिलेगा नहीं, इक्वेशन नहीं मिलेगी। ये करंट जो जाएगा, मान लो ये I1 जाएगा, मान लो इधर I2 जाएगा, इधर I3, तो ये I1 जो जाएगा ये इसी तरह यहां पे I1 आएगा, तो यहां पे तो हमें कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी। ये इक्वेशन आप यहां से लिख सकते हो, x प्लस V1 क्या होगा, x प्लस I1 यहां से आप लिख सकते हो क्या होगा, x प्लस V1 अपॉन R1, ये I1 यहां से मिलेगा। जिन्होंने KVL लगाया है KVL से कर सकते हैं, x प्लस V1 अपॉन R1, ठीक है, ये मिल जाएगा। I2 क्या लिखोगे, I2 लिखोगे x माइनस 0 अपॉन R2, और I3 क्या लिखोगे, वो सीधा सीधा है x, और यहां पर यही I3 ऐसे जाएगा, तो x माइनस V2 अपॉन R3 इक्वल टू 0। आप यहां से x सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इतने देरी से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, और इधर हो जाएगा बच्चों V1 अपॉन R1, जब इधर लोगे तो V2 अपॉन R3 माइनस V1 अपॉन R1, ठीक है, तो यहां से x तुम्हें मिल रहा है V2 R3। अब आप सभी को पता है कि x को 0 होना है, ये अगर 0 वोल्ट है और यहां से करंट नहीं जा रहा है तो इसको भी 0 वोल्ट होना है। तो अब इसको 0 होने के लिए ऑप्शन में जाओ और देखो क्या क्या चीजें हैं। इसको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होने के लिए आपको यहीं से दिख रहा होगा, फॉर x 0 V2 R1 शुड बी इक्वल टू V1 R3, ये कंडीशन मिल गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, V2 R1 इक्वल टू V1 R3, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो V1 इक्वल टू V2, अगर V1 इक्वल टू V2 है एंड R1 इक्वल टू R2, अच्छा देखो यहां पर R2 पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये बात देख पा रहे हो, R2 पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना, नो डिपेंडेंसी ऑन R2। तो R2 कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। R1 इक्वल टू R3 कब हो रहा है, जब V1 इक्वल टू V2 है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई। फिर V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू V2 जब R1 इक्वल टू R3, ये कुछ भी हो, इससे क्या मतलब है, R1 इक्वल टू R3 है तो ये भी सही है, ये 2R2 हो चाहे जो हो। V1 इक्वल टू 2V2, अब V1 इक्वल टू 2V2 है तो इसका मतलब R3 इक्वल टू 2R1 होना पड़ेगा, R3 इक्वल टू 2R1 होना पड़ेगा। V1 इक्वल टू 2V2 नहीं, V1 इक्वल टू ये आ रहा है अगर 2V2, तो यहां पे हमें R1 इक्वल टू होना पड़ेगा 2R3, R1 होना पड़ेगा 2R3, तभी तो सेटिस्फाई होगा। उल्टा दिया है तो ये नहीं होगा, ठीक है, हाँ ये होगा R1 इक्वल टू 2R3। फिर कह रहे हैं 2V1 इक्वल टू V2, 2V1 इक्वल टू V2, तो 2R1 इक्वल टू R3, मतलब ये कंडीशन किस में सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन चेकिंग कर लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए, चेक ऑप्शन जिसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा A, B और C, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां से अब आप कर सकते हैं, नोडल से थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है,
An electrical circuit is shown in the figure. Calculate the potential difference across the resistor of 400 ohm as well as will be measured by the voltmeter V. यहां पे एक वोल्ट मीटर है, अभी पढ़ेंगे आप, जो वोल्टेज मेजर करता है, इतना तो जानते हैं सब लोग. मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर V ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम. मतलब यहां पे भी एक 400, एक तरीके से इसका रेजिस्टेंस है 400 ओम, इसका रेजिस्टेंस है यहां पर 400 ओम का. ओके, तो अगर आप ये बताइए बच्चों कि अगर आप इसको वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछिए, हाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछिए, अब आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि इन दोनों को आप पहले रिजॉल्व कर लीजिए. इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो ये 400 है, यहां इसका भी 400 ओम ही है, तो ये दोनों पैरेलल में 200 बनेगा. अब जब जैसे ही ये 200 बना, आपको कुछ चमक रहा होगा, सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा. ये 200 ओम हो जाएगा, है ना. इन दोनों का R इक्विवेलेंट जो होगा वो 200 ओम होगा. दोनों पैरेलल में 400 400, R पैरेलल R/2. उसके बाद अब ये सर्किट ऐसा है. और फिर ये बैटरी है. अब आप ध्यान से देखो जरा इस सर्किट को, इस सर्किट को ध्यान से देखो. क्या आपको इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज नजर आता है बच्चों? ये दोनों सीरीज हो जाएगा, ये दोनों अपना सीरीज हो जाएगा. तो इसमें आपको कुछ व्हीट स्टोन टाइप की चीज दिखती है? इसमें आपको कुछ व्हीट स्टोन दिख रहा है क्या केवल इस वाले सर्किट के लिए? ये व्हीट स्टोन बनेगा? ये तो दोनों सीरीज हो रहा है, लेकिन व्हीट स्टोन नहीं बनेगा भाई, व्हीट स्टोन नहीं बनेगा, क्योंकि ये अगर ये यहां नहीं होता, ये अगर यहां होता, ये दोनों तो सीरीज दिख रहा है सीधे सीधे, तो ये 2, ये तो 400 हो जाएगा. 400 के साथ फिर सीरीज में होगा भाई, व्हीट स्टोन नहीं बनेगा. ये व्हीट स्टोन नहीं बनेगा, आपको नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा. तो नॉर्मल मेथड से कर लीजिए. पहले टोटल करंट आप निकाल लीजिए. टोटल करंट निकालने के लिए पहले R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए. इस सिस्टम का R इक्विवेलेंट अब निकलने वाला है. ये दोनों आपको दिख रहा होगा सीरीज, ये दोनों सीरीज में है. तो ये दोनों सीरीज में है, तो आप इसको 200 200 400 हो जाएगा. और 400 के साथ तो फिर से ये सर्किट कुछ ऐसा रिड्यूस होगा. देखो 100 ओम, और इन दोनों 200 200 को 400 को इसके साथ ऐसे करेंगे, ये 400 और ये 100. ठीक है, अब फिर अपने पास ऐसा हो जाएगा 10 वोल्ट. अब आप टोटल 400 और 100 ये पैरेलल उसके साथ सीरीज, तो टोटल R इक्विवेलेंट निकालने वाले हो. R इक्विवेलेंट सर्किट का क्या आ जाएगा बच्चों? R इक्विवेलेंट हो जाएगा 400 इंटू 100 अपॉन में 500 प्लस 100. तो यहां से आपको मिलेगा, ये 2 0 तो गया, 180 ओम.
चेक करिए, ठीक है। तो 180 और ये 10, तो आई कितना हो जाएगा टोटल सर्किट का, वो हो जाएगा V अपॉन में R इक्विवेलेंट, इट इज 10 अपॉन में 180, दैट इज 1 अपॉन में 18 एम्पेयर, ये आएगा 1 अपॉन में 18 एम्पेयर, ठीक है। अब बच्चों देखो यहां से टोटल करंट जो आया, ध्यान से देखिएगा, टोटल करंट आया। अब ये टोटल करंट इसमें जाएगा I1, और ये I1 आप निकाल सकते हो, I1 कितना होगा, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही है, तो I1 आप आसानी से बता सकते हो। देखिए जेई जो भी पूछता है, अब यहां सब बेसिक यूज हो रहा है, 10 कोई नोडल वोडल की जरूरत से होगा ही नहीं, नोडल लगाओगे सब में अननोन आएगा, तो V अपने पास है 10 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 1/10 एम्पेयर, है ना। कैसे किया, ये जो ड्रॉप है इसके क्रॉस का ड्रॉप बैटरी के ड्रॉप के बराबर है, तो 1/10, तो ये बच्चों अपने पास 1/10 है, तो ये कितना होगा, ये होगा I माइनस I1, तो I माइनस I1 कितना हो जाएगा 1/18 माइनस 1/10, तो ये देख लो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये उल्टा कैसे हो रहा है, एक मिनट, टोटल 1/18 आ रहा है, और ये 1/10 कैसे आ सकता है, फिर ये कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो जरा, टोटल देखो जरा सही आ रहा है क्या, नीचे एक और 100 है, कहां पे कह रहे हो, ये 2 से 2 कटा 180, ये तो सही है, तो आई आ जाएगा 10 अपॉन में 180, तो 1/18 ही तो आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा, V है 10 अपॉन में 100, तो ये 1/, ये पॉसिबल कैसे है, फिर ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो जरा, टोटल करंट से ज्यादा कैसे आ सकता है, R इक्विवेलेंट में 100 आएगा, R इक्विवेलेंट में 100 आएगा, अच्छा 100 तो लिखा है, ये दोनों पैरेलल, प्लस 100, तो ये 2 0 तो चला गया, और ये 180 R इक्विवेलेंट तो 180 ही आ रहा है भाई, एक रेजिस्टेंस 100 के बाद भी रह गया है, अच्छा कोई छूट रहा है क्या, एक मिनट रुको, ये 200 के साथ ये 100, ये 200, और यहां 100, तो इन दोनों को सीरीज लिया, उसके साथ ये पैरेलल लिया, उसके साथ ये, अच्छा एक 100 और भी है, R इक्विवेलेंट में अभी हमने केवल ये निकाला है, हाँ सही कह रहा हूँ, अभी ये अभी और होगा, एक 100 और है जो छूट गया है, वही मैं कहूँ, एक 100 और भी है ना, ठीक है। तो अब R इक्विवेलेंट जो होगा इन दोनों का, ये इतने का R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट डैश ये इसका है, तो पूरा R इक्विवेलेंट कितना होगा, वो होगा 180 इंटू 100 अपॉन में 280, तो यहां से आएगा हमारे पास, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 18, बड़ा कैलकुलेशन है भाई, 0 0 अपॉन में 28,
450/7, हाँ अब ठीक है, 450/7 ओम ये आएगा बच्चों, 450/7 ओम आएगा। ठीक है, तो अब आई जो टोटल होगा, आई टोटल जो होगा वो हो जाएगा वी, आई इक्वल टू वी है अपना 10 अपॉन में 450, अब तो कर लोगे ना यार, अब ये मत कराओ, 7/45 एम्पेयर ये होगा आई। अब मेरा कहना है कि इसका I1 हमने निकाला था, I1 हमने निकाला था, हो जाएगा 10/100, है ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल ड्रॉप V के बराबर ही है, V 10 वोल्ट है। तो यहां पे आप लिख सकते हो 1/10। अब आप यहां से I-I1 निकाल सकते हो। I-I1 जो होगा वो 7/45 माइनस 1/10 ऐसा कुछ होगा, देखिएगा। कर लोगे भाई, ठीक है ना। तो अब यहां से I-I1 कर लेना। अब ये जो एक चीज और गौर करो, अभी ये जो आपसे पूछा है कि इसमें कितना होगा, तो इसमें जब इस ब्रांच का निकालोगे, इसमें जो भी आएगा उसका आधा आधा करोगे, ठीक है, मतलब I-I1 है। अब यहां जो जाएगा I-I1 है, अब यहां पैरेलल है ना, यहां आ जाओ, यहां पे ये I-I1 है, ये जो I-I1 होगा ये इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो निकाल लोगे इसके रेशियो के अकॉर्डिंग, ड्रॉप सेम है। अब इसमें जो जाएगा उसका आधा होगा, ठीक है, इसमें जो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, 400 ओम। 400 ओम हमने जो निकाला है, 400 ये 200, ये 200 जो निकाला है ना, तो 200 जो निकाला है इसका ये 400 है, ये सीरीज में है, तो जो 400 में होगा वही अपना 200 में होगा, है ना। तो यहां से अब आप कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी है, 1/18 आ रहा है, देख लीजिएगा अब जो भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक क्वेश्चन ये था, ये हो गया है क्या, 2022 का था। द फिगर शो ए सर्किट हैविंग 8 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ईच, लेवल R1 एंड R1 to R8 and 2 ideal battery with E1 E2, which of the following statement is are correct? The magnitude of current flowing through R1। अब ये इतना बड़ा सर्किट है, इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपसे R1 में पूछा है करंट, R3 में पूछा है, R2 में पूछा है और R5 में पूछा है। R1, R2, R3 और R5, मतलब आपको R1, R2, R3 और R5 में बच्चों करंट पूछा है, ठीक है। तो अगर आप इसको KVL OVL से करेंगे तो नंबर ऑफ, यहां व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ है भाई, कैसे मूर्खों वाली बात कर रहे हो। व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है बीच में, ठीक है, अभी व्हीटस्टोन नहीं है ये, ऐसा मत बोलो। व्हीटस्टोन का मतलब ये सर्किट होता है भाई, आप समझ नहीं रहे, ये सर्किट होता है व्हीटस्टोन में, बैटरी ये, ठीक है, बैटरी 2 लगी हुई है, ये कहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, यहां पे कहाँ आपको व्हीटस्टोन नजर आ रहा है। और आपको R1, R2 और R3 की वैल्यू दी हुई है क्या, सभी 1 ओम है, ठीक है। तो R1 बाई, ये बाहर लगा होता तब आप बोलते, समझ गए, ये बाहर लगा होता, ये जो दिख रहा है आपको ये बाहर लगा होता तब आप बोल सकते थे। क्लियर है सभी को।
है ना। बैटरी नहीं होता तब आप बोल सकते थे, और बैटरी ऐसे बाहर होता तो। अभी नहीं बोल सकते आप, ठीक है, अभी आप नहीं बोल सकते। इसमें एक चीज बोल सकते हैं कि जैसा सर्किट ऊपर है, देखिए ये भी 1 ओम है, सभी 1 ओम ही है, तो इस सिमेट्री का थोड़ा फायदा लेंगे। अगली क्लास में सिमेट्री भी पढ़ेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा, सर्किट सिमेट्री। तो यहां पे बच्चों जैसा इन दोनों बैटरी के लिए जैसा ये ऊपर है वैसा नीचे है, ठीक है। तो अब आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर सकते हो कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट को आप जोड़ सकते हो, मतलब इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो। क्यों? ऐसा हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन, इसका ये मिरर इमेज है। इस लाइन के इधर जैसा सर्किट है वैसा इधर है, तो इन दोनों बैटरी ने जो भी करंट भेजा होगा, जैसा इधर भेजेगा वैसे इधर भेजेगा। शायद समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसा R6 में करंट जाएगा वैसे R8 में जाएगा, जैसा R5 में होगा वैसा R7 में होगा, जैसा R2 में होगा वैसा R4 में होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस डबल हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, समझ गए आप। तो यहां से एक काम करिए कि रेजिस्टेंस डबल कर दीजिए। 1 और 1 पैरेलल में, डबल नहीं हो जाएंगे भाई, आधे हो जाएंगे। जब आप इसको करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा सर्किट। ठीक है, और यहां पे बैटरी है, ठीक है। तो ये अपना R1 E1, ये R3 E2, 1 ओम 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये सभी 1 ओम है। तो ये आधे हो जाएंगे, तो आधा हो जाएगा तो सर्किट आपका और रिड्यूस होता हुआ दिखेगा, कुछ ऐसा। E कितना दिया हुआ है? E1 है 12 वोल्ट, ये तो 1 ही रहेगा, और ये अपने पास है 6 वोल्ट, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये 1/2, इधर 1/2, इधर 1/2, ऐसा हो जाएगा भाई, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आप यहां से देख सकते हो कि अब आप नोडल से भी कर सकते हो कि यहां का मैं वोल्टेज निकालना चाह रहा हूं, इससे हमें सभी जगह का मिल जाएगा। जैसे मान लो मैं इसको 0 वोल्ट बोलूं, या उससे बेटर तरीका ये है कि आप इस लूप में, 2 लूप दिख रहे हैं ना तुम्हें, इसमें मान लो I1 करंट, मैं इस लूप में बात कर रहा हूं, इसमें I1 ले रहा हूं और इसमें I2 ले रहा हूं, ठीक है। आप नोडल से भी कर सकते थे, आप I1 I2 से कर लीजिए। मतलब इस लूप में मैं I1 ले रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बीच वाला सर्किट है, इधर से I1 आ रहा होगा और इधर से I2, तो इसमें हो जाएगा I1 प्लस I2। मैं इस लूप में I1 मान रहा हूं, मैं कोई ब्रांचिंग नहीं कर रहा हूं, मेरी बात समझो, कोई ब्रांचिंग नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि बच्चों इस लूप में, ये जो क्लोज लूप है, इसमें I1 करंट ऐसे घूम रहा है, इसमें I2 घूम रहा है, तो इसमें I1 मान रहे हो, इसमें I2, और ये कॉमन है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसके लिए I1 प्लस I2 लिखोगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो अपने पास क्या होगा, मान लो यहां से शुरू करते हैं, माइनस से प्लस, तो कितना हो जाएगा 12। तो 2 लीनियर इक्वेशन बना लो, माइनस से प्लस, तो ये 12, और यहां से माइनस I1/2, ठीक है, माइनस I1/2। मैंने यहां कहा आपको कि ये I1 प्लस I2 हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि दोनों, इस लूप का I1 और इस लूप का I2 इसमें जा रहे हैं, तो लिख सकते हैं माइनस I1 प्लस I2/2, और इधर आ जाओगे तो माइनस I1, 1 है, इक्वल टू 0। तो यहां से I1 I2 में एक इक्वेशन बनने वाली है, वो कितना हो जा रहा है देख लो जरा, ये 24 माइनस I1 और ये -2I1,
और इधर -I2 इज इक्वल टू 0। तो 24 माइनस 3I1 नहीं 3 नहीं 4 है, -4I1 -I2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो जाएगा, एक इक्वेशन ये हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आप जो है जिधर फ्लो कर रहे होगे, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक अपना I1 इधर है और I2 आपने इधर लिया है, कौन सी बड़ी चीज है, इधर I1 लिया है इधर I2, और आपका घूमने का सेंस इधर है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे I1 माइनस I2 इंटू R का ड्रॉप, ठीक है। तो माइनस कर देना, और माइनस करने के बाद आप जिस सेंस में जा रहे होगे उस सेंस में लिखोगे I1 माइनस I2, तो ड्रॉप लेना, उसके अपोजिट होगा तो राइज हो जाएगा, ठीक है। मैं ब्रांचिंग नहीं किया, ब्रांचिंग से भी कर सकते हो कि यहां से नेट करंट I1 मान लो, फिर इधर गया I2, इधर गया I माइनस I2, बात वही हो जाएगी, आप जैसा करना चाहें, ठीक है। एक लूप हम ये ले लेते हैं, इसका सेंस हमने कैसा लिया है, देखो इसका सेंस मैंने ऐसा लिया है, तो मैं अपने उस सेंस के अकॉर्डिंग करिए। तो यहां से अगर चलेंगे तो प्लस से माइनस चल रहे हैं इस सेंस में, तो आपको मिलेगा -6 लूप 2 के लिए, -6 प्लस से माइनस I2, और यहां आइए, यहां पे होगा -I2/2, और जब इधर आओगे तो इधर फिर वही चीज है I1 प्लस I2/2, लेकिन ये ड्रॉप होगा क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -I1 प्लस I2/2 इक्वल टू 0। तो यहां से भी एक इक्वेशन बना लीजिए, -12 ठीक है, और -2I2 और इधर अपने पास -I2, तो इधर से फिर -2I2, और यहां पे अपने पास आएगा -I1/2, नहीं -2I2 और इधर -I2, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा -2I2 और -I1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ रहा है -12 माइनस 4I2 -I1 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों सेकंड होगा। यहां से आप लोग I1 I2 सॉल्व कर लीजिए, यहां से I1 I2 सॉल्व कर लीजिए, बता दीजिए क्या आ रहा है। दो लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, बता दीजिए I1 I2 क्या आ रहा है। ओरिजिनल रेजिस्टेंसेज आर लॉस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब आप पहले आप I1 I2 निकाल लेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि जो I1 है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस वाले जोन में इसको अगर आप नेमिंग करके लिख रहे हैं A B C और ये O, तो एक तरीके से ये O है, ये A है और ये B है और ये अपने पास C है। अगर आपने ये निकाल लिया है कि यहां से I1 जा रहा है तो वो I1 इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, समझ गए कि नहीं। R6 में जैसे क्या हुआ होगा, R6 में अपने पास क्या रहा होगा, R6 और R5 में, R5 और R6 में जो करंट होगा वो सेम होगा, और वो कितना होगा वो आपने यहां से निकाला है, इट इज I1/2। तो आप कर लेंगे ना। लॉस्ट क्या हो गया है, I1 34/5 है, I2 है 48। अगर साइन के साथ अगर साइन माइनस आ रहा होगा तो समझिए कि हमारा जो है डायरेक्शन जो है मतलब क्या है, उल्टा है, और कोई बात नहीं है। हाँ, हाफ कर देंगे बिल्कुल। तो आंसर आप लोग बता दीजिए, अब तो कर लेंगे सभी लोग। I1 I2 आपको मिल जाएगा जो R1 R2 R3 और R5 में चाहिए, ठीक है। तो R1 में जो करंट होगा, R3 में जो करंट होगा, आपने I1 माना है R3 का करंट, और R1 में करंट माना है
R1 में करंट माना है I2, R3 में जो करंट होगा वो I1 होगा। अब बचा अपने पास क्या, R2, R2 में जो करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2। R5 में जो करंट होगा, R5 कहाँ गया, ये है R5, तो R5 में जो करंट होगा वो करंट अपने पास हो जाएगा I1/2। तो चेक कर लीजिए यहां से, ये सब आपको मिल जाएगा। माइनस का है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा वो डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। आंसर बोल दीजिए भाई, इसका आंसर बोल दीजिए जल्दी से, इसका आंसर बोल दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं भाई, आज मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मैथ्स की क्लास नहीं है। पहले पता होता तो प्लान कर सकते थे। आंसर बोलिए। ABC बोल रहे हैं बच्चे, बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है इसमें ये D भी सही है, ऑल करेक्ट है इसका। एक बार चेक कर लीजिए, R5 भी चेक कर लीजिए। R1 अगर आप ये बोल रहे हैं, R1 में I2 है, R5 में जो आ रहा है वो I1/2 आ रहा है, और I1 R3 में 4.8 है। भाई ये भी सही होगा फिर तो, ये इसका आधा ही तो है, तो ये सारे सही होंगे भाई, ऑल करेक्ट होगा। आप जैसे बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग R1 R2 R3 है तो सारे सही होंगे, ऑल आर करेक्ट। यस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल हो गया, यहां पे सारे सही हैं भाई। ठीक है, तो ये आपका जो है छूटा हुआ सवाल था। बच्चों मैं आपको एक बात फिर बोलूंगा, आप लोग जो है जाइए पेपर लीजिए, डायरेक्ट जाकर यूट्यूब पे जेईई एडवांस के लोगों का सॉल्यूशन मत देखिए, उसमें आपको बिल्कुल फील नहीं आएगा कि एक्चुअली जेईई एडवांस क्या है, कैसे है। आपने पूरा 11th पढ़ा है, आप बोलोगे सर अभी 11th तो रिवाइज नहीं किया है। भाई रिवाइज क्या, जो दिमाग में है उसको लेके अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन देखिए, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस लेवल की। हालांकि मेरा जो एनालिसिस है 2024 के पेपर का फिजिक्स का, वो ये है कि मतलब ठीक ठीक है, ठीक है। पेपर 1 इज मीडियोकर, पेपर 2 में भी मीडियोकर है, आपने अभी देखा ही। और 30% जो है, 30% जो है केवल जो है, अरे भाई मुझसे नहीं पढ़ा तो किसी और से तो पढ़ा होगा, फिजिक्स ही सब पढ़ाते हैं दोस्त, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, जिससे भी पढ़ो, आपको फिजिक्स पढ़े हो ना, उसके कॉन्सेप्ट सभी लोग बताते हैं, सारी चीजें, तो आप उसको करिए अटेम्प्ट, तो आपको फील होगा। और आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि मैटर क्या करता है, मैटर कर रहा है आपका अप्रोच डेवलपमेंट, ये कैलकुलेशन। आपको मैं रोज हर टॉपिक वाइज जेईई एडवांस के PYQs करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको हर टॉपिक का आइडिया लग जा रहा है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं कितना कैलकुलेशन, कितना माइन्यूट चीजों का ध्यान रखना है और इन सारी चीजों को करना है। तो इन सब को करने के बाद आप परफेक्शन को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो है आर्यन भाई, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, आप गलत जगह पे थे, आप सही कह रहे हैं, उसमें मैं आपका क्या कहता हूं कि सपोर्ट करता हूं। वो लेवल नहीं है भाई जहां आप थे, वो बात सही है, सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिग्रेट इज नॉट द एक्सक्यूज, ठीक है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए एक्सक्यूज। अभी आप जो पढ़ रहे हैं 12th, उसको इतना दम लगा के पढ़िए कि अभी आपको जो है 11th जो भी बचा है वो आपका कोर कसर पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। रिवीजन और वो सब जब करेंगे तो, ठीक है। किसी 11th के मेरे बच्चों के साथ दोस्ती बनाइए, कोई है तो उसके साथ VOD शेयर कर लीजिए। देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 11th का VOD भी शेयर हो जाता, ठीक है। और शायद आप जाके देखिए, शायद 11th के बहुत सारे VOD 12th में शेयर हैं, मैकेनिक्स नहीं है शेयर, बस शायद, ठीक है। मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स बस शेयर नहीं है,
है ना। मैकेनिक्स शायद शेयर नहीं होगा, बाकी तो मोस्टली है ही। और मैं अभी एडवांस लेवल की जो बाकी है वो भी मैं कराऊंगा। रनिंग स्कूल के साथ इट इज रियली ए चैलेंजिंग फॉर 12th क्लास स्टूडेंट, बट यू कैन डू इट इफ यू विश, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रनिंग स्कूल के साथ ये सभी का है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए, आप कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है वो करिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई, ठीक है, कि मैं 11th फिजिक्स का बैच परचेज कराऊं, क्या कराऊं, मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, ना मैं इस पे दिमाग लगाता हूं बच्चों, मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है ये सारा प्लेटफॉर्म का डिसीजन होता है। आई एम जस्ट हियर टू टीच यू, बस मेरा इतना ही काम होता है, और मैं अपने काम में बहुत पंचुअल हूं, ठीक है। कल हो सकता है, मैं आपको बता दूं, कल हो सकता है कि आपकी क्लास कल जो है थोड़ी सी डिले हो, मतलब नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरा सेशन होगा शायद जेई एडवांस सेशन होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का 2024 का, तो उसके लिए एक आपका लेक्चर जो है थोड़ा सा खराब होगा, उसको अगला एक्स्ट्रा कुछ क्लास लेके मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो कल होपफुली आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, अगर आपको जो है जेई एडवांस के सॉल्यूशंस देखने, पेपर सॉल्विंग देखना है, तो आप मेरा सेशन कल अटेंड कर सकते हैं। कुछ तो आपको आइडिया लगेगा 11th की चीज़ों का, दिमाग में आएगा, ठीक है। टेस्ट सिलेबस बता दिया जाएगा भाई 1 हफ्ते पहले, ठीक है। सीट होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे दूंगा। आप सीट में अभी रुक जाइए, सीट का होमवर्क अभी रुक जाइए, सिमेट्री करा लेने दीजिए, फिर सीट का होमवर्क दे पाऊंगा। सिमेट्री करा लेने दीजिए। डीपीपी कर सकते हैं, यस, आप डीपीपी कर लीजिए। डीपीपी करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2, 3 है ना, मैंने आपको 4 बोला था, 4 के बाद 2 और 3 वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था पहले 4th करिएगा, फर्स्ट 4th, उसके बाद 2, 3 कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं भाई। इसी वीक टेस्ट है, तो इस वीक टेस्ट होगा तो आपको पूरा इलेक्ट्रो आएगा। अगर इसी वीक टेस्ट है तो आपका पूरा इलेक्ट्रो आएगा, ठीक है। अगर इसी वीक टेस्ट होगा तो पूरा इलेक्ट्रो आएगा, ठीक है। और साथ में जो है आप लोग बताएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो काइनेमेटिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो काइनेमेटिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बता दीजिएगा, अगर आपको 11th का रखना है तो काइनेमेटिक्स रख सकते हैं। संडे को है एडवांस का, ओके, तो ठीक है, फिर इलेक्ट्रो रखते हैं। नहीं, करंट नहीं, करंट अभी नहीं, करंट अभी नहीं, आप इलेक्ट्रो रखिए और काइनेमेटिक्स रख लीजिए अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। इस बार नहीं रखते हैं क्योंकि कम समय है, ओनली इलेक्ट्रो, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रो रखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कर दो, दे दो, इसीलिए मैं ओपिनियन नहीं लेता हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए, आपको बता दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा।